बेटा आज हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। तो इसके ऊपर पहले भी एटॉमिक साइज जब हमने डिस्कस किया था, एटम के साइज के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ हमने बात की थी कि एटम के साइज टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर इंक्रीज होते हैं और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होते हैं। उसकी वजह भी हमने पढ़ी थी कि क्यों इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी किसे बोलते हैं। बेटा एक तो पहली जो शर्त है वो ये है कि आपने किसी एटम को आयोनाइज करना है तो वो अकेला होना चाहिए। अकेला भी गैस का एटम होना चाहिए। जी बेटा, तो किसी अकेले गैस के एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की अमाउंट रिक्वायर्ड होती है उसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। दोबारा सुने, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? किसी अकेले आइसोलेटेड गैसेस एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की अमाउंट रिक्वायर्ड होती है उसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी कि अकेले यानी गैस के एटम में से ही इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी, अगर आप किसी लिक्विड के मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकालने की ट्राई कर रहे हैं और उस दौरान एनर्जी दे रहे हैं तो वो आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं होगी। इसी तरह से आप किसी सॉलिड के मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकालने की ट्राई कर रहे हैं और उस दौरान जो एनर्जी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी कब होती है? जब किसी अकेले गैस के एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आप एनर्जी लगाते हैं और वो एनर्जी जो आपने लगाई है वही उस एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। तो बेटा एग्जांपल है यहाँ पर एक मैग्नीशियम का एटम है, गैसेस फॉर्म में हम इसे लेकर आएंगे। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें एनर्जी लगानी पड़ी वो है 738 किलो जॉल पर मोल। तो ये है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम कि मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है वो कितनी है? 738 किलो जॉल पर मोल। तो बेटा अब कौन से ऐसे अवामिल हैं जिनके ऊपर ये एनर्जी डिपेंड करती है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी यहाँ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए? वो कौन सी चीजें हैं? तो बेटा वो 3-4 चीजें हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करती है, वो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करती है। तो गौर से देख रहे हैं, एक तो पहला फैक्टर है एटॉमिक रेडियस। क्या बेटा? एटॉमिक रेडियस। हाँ जी, तो एटम के रेडियस के ऊपर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। फर्ज करते हैं कि ये एक एटम है, अब आपने खुद ही बताना है, ये एक एटम है, ये एक एटम है जिसके अंदर ये न्यूक्लियस और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस तरह से ये एक दूसरा एटम है जिसके अंदर न्यूक्लियस और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जी बेटा, तो ये एटम के रेडियस हैं, इनकी रेडियस के ऊपर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। सुने कैसे? ये न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला कम है, न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी। दूसरी तरफ यहाँ एटम का रेडियस चेक करें तो यहाँ न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला ज्यादा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन कम है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू एटॉमिक रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है। एटॉमिक रेडियस छोटे तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट और एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। एटॉमिक रेडियस बड़े तो यहाँ पर न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन के ऊपर कशिश कम और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कम लगानी पड़ेगी, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है एटॉमिक रेडियस के ऊपर। दूसरी अहम बात न्यूक्लियर चार्ज आपके सामने बने हुए हैं। जब एटॉमिक रेडियस छोटे होते हैं तो वहां न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। जब एटॉमिक रेडियस बड़े होते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज कम होते हैं। जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। जब न्यूक्लियर चार्ज कम होंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी कम होगी। तो न्यूक्लियर चार्ज या प्रोटॉन नंबर के ऊपर भी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू
डिपेंड करती है। उसके बाद शील्डिंग इफेक्ट बेटा, शील्डिंग इफेक्ट क्या है? न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो शील्ड्स हैं, कवरिंग है, शेल है, इसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। जी बेटा, तो जब एटम का साइज छोटा होता है, जब वो छोटे पीरियड में होता है, फर्स्ट करें फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट तो उनके न्यूक्लियस के बाहर एक ही शेल है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट उनके न्यूक्लियस के बाहर दो शेल है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट उनके न्यूक्लियस के बाहर तीन शेल है। तो शील्डिंग इफेक्ट भी काउंट करता है। अगर न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान कवरिंग ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। अगर न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान कवरिंग कोई नहीं है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है। तो शील्डिंग इफेक्ट भी आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, उसको अफेक्ट करता है। शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम, शील्डिंग इफेक्ट कम तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है बेटा? न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान कवरिंग, अगर न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान कवरिंग कम होगी तो यहाँ न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। और अगर न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान कवरिंग ज्यादा होगी तो यहाँ न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन कम होगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। उसके बाद है नेचर ऑफ द ऑर्बिट। ऑर्बिट की नेचर भी डिपेंड करती है आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। बेटा जी, ऑर्बिट्स जो है आपको पता है एस, पी, डी और एफ नेचर के होते हैं। उनकी टाइप्स हैं, सब शेल्स जो हैं वो उनके के, एल, एम और एन जो है शेल्स भी हैं। तो उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि उनके अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं। आपको पता है पार्शियली फिल्ड, हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड, तो इसका इफेक्ट होता है। अगर कोई ऑर्बिट है एस ऑर्बिटल तो उसका पार्शियली फिल्ड जो है 1 और कंप्लीटली फिल्ड जो है 2। अगर उस एस के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ गए तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो क्या हो चुका है? कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है। इसी तरह अगर पी ऑर्बिटल है, पी सबशेल है, उसके वैलेंस उसके पी सबशेल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद 6 आ जाए तो आपको पता है वो कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। तो बेटा ये चीज भी, नेचर ऑफ द ऑर्बिट भी अफेक्ट करती है किस चीज को? आयोनाइजेशन एनर्जी को। तो अब हमने देखना है आयोनाइजेशन एनर्जी को बेटा ये पीरियोडिक टेबल के अंदर कैसे वेरी करती है आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू पीरियोडिक टेबल के अंदर। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स और पीरियड के अंदर हमने स्टडी करना है। तो लास्ट जो हमारा एटॉमिक रेडियस के ऊपर टॉपिक था उसके अंदर हमने देखा था जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे थे तो हर एक पीरियड के अंदर एक एक्स्ट्रा शेल ऐड होता जा रहा था, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जा रहा है और शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से न्यूक्लियर जो अट्रैक्शन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कम होती जा रही थी और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होता जा रहा था, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है। हाँ जी, टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे आते हुए बेटा एटम्स का साइज बढ़ता जाता है। एटम का साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कशिश कम होती जाती है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होती जाती है। न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन कम होती जाएगी जब साइज बड़ा होता जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होता जाएगा और आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती जाएगी। दूसरी तरफ पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट टू राइट जिसे हम पीरियड बोलते हैं उसके अंदर मूव करते हुए, लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए एटॉमिक रेडियस क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं बेटा। हमने वजह पढ़ी कि क्यों डिक्रीज होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ रहे हैं और वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए एटॉमिक रेडियस क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं। बेटा ये लास्ट एटॉमिक रेडियस वाला टॉपिक आप देखें तो उसके अंदर बकायदा हमने बनाया है कि एटम के रेडियस लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए डिक्रीज हो रहे हैं। वजह भी बताई कि क्यों डिक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर बढ़ रहे हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी बढ़ती जा रही है और शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है और इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता जा रहा है। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करते जाएंगे न्यूक्लियर अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के ऊपर बढ़ती जा रही है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होता जा रहा है। इसी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। लेफ्ट टू राइट बेटा क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। तो ये आपने ध्यान में रखना है। टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे आते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है और लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर मूव करते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है। ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन के हवाले से आपने बताना है। इसके साथ ही बेटा
एक और इस टॉपिक के अंदर जो है बात है, बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। हायर आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, हायर आयोनाइजेशन एनर्जी, किसी एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो उसको बोला जाता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और अगर किसी एटम में से आप एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद फिर चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लें, उसे बोला जाता है सेकंड, थर्ड या फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू। तो उसको हमने डिस्कस करना है। बेटा ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी? किसी अकेले न्यूट्रल एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे हम बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू। और अगर किसी एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, फिर हम उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो वो हो जाएगी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू। अब बेटा ये एक एटम है मैग्नीशियम, इसके न्यूक्लियस के अंदर 12 प्रोटॉन है और इसके शेल्स के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस के अंदर 12 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन शेल्स के अंदर कितने हैं? 12 इलेक्ट्रॉन है। अब ऐसे करता हूं कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेता हूं, तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो बेटा ये क्या होगी? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू। हाँ जी, ये क्या होगी? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू। इसके हमने क्या किया, यहां से न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद 12, इलेक्ट्रॉन भी 12 थे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। बेटा प्रोटॉन 12, अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 11। हाँ जी, प्रोटॉन उतने ही हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 11। अब देखें, गौर से देखें तो प्रोटॉन उतने हैं लेकिन जब हमने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 11। अब इस न्यूक्लियस की इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कशिश बढ़ जाएगी। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स 11 हो जाएंगे, इस न्यूक्लियस की इनके ऊपर कशिश बढ़ जाएगी। अब बेटा यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना और ज्यादा मुश्किल हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन 11 है, उनमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, तो बेटा वो इलेक्ट्रॉन निकालना पहले के निस्बत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस की इन 11 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो कशिश है बनिस्बत 12 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो थी उससे ज्यादा हो चुकी है। इसी वजह से यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो चुका है, जिसे हम बोलते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा हायर होती है फर्स्ट से। तो बेटा क्यों होती है? क्योंकि जब आप किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेते हैं तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होने की वजह से प्रोटॉन्स की जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके ऊपर कशिश क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये बाकी इलेक्ट्रॉन्स बच गए, इनके ऊपर इसकी कशिश और बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा। एटॉमिक रेडियस कम होगा तो यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन फिर से निकालना और मुश्किल हो चुका है। ये एक इलेक्ट्रॉन भी निकाल लेते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिया। अब इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 10। प्रोटॉन उतने ही हैं। तो बेटा अब इन प्रोटॉन की 10 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ये दोनों इलेक्ट्रॉन ही निकल चुके, एटम का रेडियस ये हो चुका है। अब बेटा इसमें 12 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, 12 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इन प्रोटॉन की इन 10 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कशिश और ज्यादा बढ़ जाएगी और इसका रेडियस और ज्यादा कम हो जाएगा और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। यानी कहने का मकसद ये है कि जब आप किसी एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेते हैं तो उसके न्यूक्लियस की जो बाकी इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उनके ऊपर अट्रैक्शन बढ़ जाती है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो चुका होता है। फिर अगर आप एक इलेक्ट्रॉन और निकालना चाहते हैं तो वो पहले वाले की निस्बत ज्यादा डिफिकल्टी करेगा, ज्यादा एनर्जी से उसे रिमूव किया जा सकता है। तो बेटा इसी हवाले से यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाई द वैल्यू ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज हायर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। तो आपने जवाब क्या देना है? द वैल्यू ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज ऑलवेज हायर देन फर्स्ट बिकॉज when we remove the first electron from the atom, the nuclear attraction on the remaining electron will be increases, the atomic radius will be decreased. Therefore now this is difficult to remove an electron from this ions, this cation. Therefore the second ionization energy is always higher than the first ionization energy, because this is very difficult to remove an electron from the ion, and this is difficult why? Because nuclear attraction on the remaining electron will be increased. तो इसके बाद बेटा जी यहाँ एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, वो है
आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। तो आप बताएंगे जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन कम होती है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है। उसके बाद सवाल आता है कि लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो बेटा इसका आंसर भी बहुत आसान है कि लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर बढ़ती जाती है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को मजबूती से पकड़ता जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता जाता है और आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन भी है बेटा, इसको अच्छी तरह से आपने तैयार कर लेना है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, नहीं तो फिर सवाल पूछ लीजिएगा बेटा।